हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ यूनिट 4 ह्यूमन राइट्स इन इंडिया एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। एंड आपकी हर एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन से मुझे encouragement मिलता है मोर वीडियोस बनाने के लिए। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट अस बिगिन टुडेज वीडियो। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन राइट्स के सोर्सेज इंडिया में क्या हैं, जिसमें से वी हैव रीच्ड द फंडामेंटल राइट्स एज द सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो स्टार्ट होता है आर्टिकल 25 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 25 हर एक पर्सन को राइट गारंटी करता है कि उनके पास अपना चॉइस है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, उसे प्रैक्टिस करने के लिए एंड उसे प्रोपगेट आगे बढ़ाने के लिए। बट ये राइट के 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं। दैट इज, इस राइट से पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर पे कोई भी थ्रेट नहीं होना चाहिए। एंड अगर पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है देन इस राइट पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने काफ़ी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में देखा होगा कि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सॉन्ग्स एंड सेरेमनीज को काफ़ी लाउड स्पीकर्स पे किया जाता है। बट अगर ये लाउड स्पीकर के यूज़ से पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ, मोरालिटी या ऑर्डर पे कोई असर आ रहा है, तो उन लाउड स्पीकर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो ये राइट गारंटी करता है वो है, स्टेट रेगुलेट कर सकती है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है कोई भी ऐसी एक्टिविटी इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की जो रिलेटेड है इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी या पॉलिटिकल एक्टिविटी से। सिख रिलीजन में एक बेसिक एलिमेंट है वेयरिंग ऑफ किरपान्स। सो स्टेट ने, इंडिया ने ये चीज़ को परमिशन दी है एंड देयरफॉर सिख रिलीजन में ये प्रैक्टिस होता है। सेकेंडली, अगर किसी भी टेम्पल या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्टेट चाहे तो वो किसी भी क्लास और सेक्शन के लिए ओपन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, केरला में एक साबरीमाला टेम्पल है एंड ये काफ़ी रीसेंट इशू है कि वहाँ पे अब तक वुमेन की एंट्री अलाउड नहीं थी। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि वहाँ पे वुमेन भी एंटर कर सकती हैं। सो वो डिसीजन इस एक्ट आर्टिकल के अंडर लिया गया है। स्टेट ने रेगुलेट किया है वुमेन की एंट्री उस साबरीमाला टेम्पल के अंदर। देन वी हैव आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 बोलता है कि हर रिलीजियस सेक्ट के पास, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास ये राइट है कि वो अपने खुद के इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और मैनेज कर सकें, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो। वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अफेयर्स मैनेज करें, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं एंड उन्हें लॉ के अकॉर्डिंग्स में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट रिस्ट्रिक्शंस वही है कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। देन वी हैव आर्टिकल 27 विच सेज दैट अगर आप किसी भी रिलीजन की प्रमोशन के लिए या चैरिटी के लिए उस रिलीजन में कोई डोनेशन करते हैं या चैरिटी करते हैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो उस पेमेंट पर, उस अमाउंट ऑफ मनी पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा एंड स्टेट आपसे किसी भी तरह का उस पर टैक्स नहीं लेगी। देन वी हैव आर्टिकल 28। ये बोलता है कि ऐसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉलेजेस और स्कूल्स जो स्टेट से फंड रिसीव कर रहे हों या स्टेट के मनी पर वो डिपेंडेंट हो, लाइक सैनिक स्कूल्स, केंद्र विद्यालय स्कूल्स, जो स्टेट जिनको स्पॉन्सर करता हो और फंड करता हो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी एंड ऐसे इंस्टीट्यूशंस में किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन एक्टिविटी में पार्ट लें। देन वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें है सबसे पहले आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। यह आर्टिकल बोलता है कि माइनॉरिटीज़ के पास राइट टू कंजर्व है, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का, अपने स्क्रिप्चर्स को प्रोटेक्ट करने का एंड अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का। इस आर्टिकल में ये भी बोला है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट से फंड ले रहे हों या स्टेट से एड ले रहे हों, वो किसी भी पर्सन को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। देन वी हैव आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 सेज दैट माइनॉरिटीज के पास राइट है, चाहे वो माइनॉरिटी रिलीजन के बेसिस पर है, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पर माइनॉरिटी है, हर माइनॉरिटी के पास राइट है
अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर करने का। देन दिस आर्टिकल ऑल्सो सेज दैट स्टेट को अगर डिसाइड करना है कि किस इंस्टीट्यूशन को फंड देना है या किस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना है, तो स्टेट रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। सो द लास्ट टॉपिक इन द फंडामेंटल राइट्स इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, विच इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 स्टेट्स दैट कोई भी अगर एग्रीव्ड पर्सन है जिसके साथ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल कर सकता है आर्टिकल 32 के अंदर। हाई कोर्ट में अगर पिटिशन फाइल करनी है फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए तो आर्टिकल 2 to 6 के अंडर जाना होता है। आर्टिकल 32 से एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है जिसे हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सोशल एक्शन लिटिगेशन। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी और के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख सकते हैं जहां पे वो देखते हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, देन सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर लेटर को एज अ पिटिशन कन्वर्ट कर लेती है। So the next source of human right in India is directive principles. Directive principles article 36 से 51 that is part 4 of the constitution में given है, and these are some of the features of directive principles. That is directive principles जैसे एक state की duty है, स्टेट पे एक गाइडलाइंस हैं कि उन्हें लॉज एंड पॉलिसीज कैसे फ्रेम करनी है एंड सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कैसे अपने स्टेप्स लेने हैं। ये सिंपली गाइडलाइंस हैं जो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स पे फोकस करती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप किसी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, बट अगर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है देन आप किसी भी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं हैं। ये जस्ट एक डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, और अगर स्टेट इन्हें फॉलो नहीं करती तो स्टेट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट ईयर्स में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एज अ फंडामेंटल राइट के पर्व्यू में, दैट इज आर्टिकल 21 के अंडर इंक्लूड किया है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पर्पस सिर्फ वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करना है और सिक्योर करना है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये एलिमिनेट करता है इनइक्वालिटीज को और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को। सो ये लिस्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं। ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए बोथ मैन और वुमेन के पास, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आप किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, हेल्दी इन्वायरमेंट गारंटी करता है। सो दीज आर ऑल द राइट्स, यू कैन रीड देम बाय योर सेल्फ। This is the list of directive principles. Then, as I told you, 2002 तक right to education एक directive principle था, but 2002 में amendment आई, article 21A ऐड किया गया and right to education को fundamental right की category में बना दिया गया, which means state की अब ये responsibility है, state की duty है कि 6 से 14 years को free education मिले, and ये fundamental right में आ गया है। So this way सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया है। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन है पार्ट 4A, दैट इज आर्टिकल 51A में, एंड ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह इन्फोर्स नहीं की जा सकती कोर्ट ऑफ लॉ में। ये सिंपली एक स्टैंडर्ड्स हैं जो हर सिटीजन को फॉलो करने हैं एंड अपने माइंड में रखने हैं। So here is the list that national flag and national anthem को respect करना है, and here you can read. ये भी सारे पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ना क्वासी जुडिशियल बॉडीज वर्क तो सिमिलरली कोर्ट की तरह ही करती हैं, बट ये जुडिशरी के ब्रांच के अंडर नहीं आती। वी हैव 3 ब्रांचेस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सो इनका पर्पस एंड फंक्शन सिमिलर टू कोर्ट्स होता है, बट ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कवर होती हैं एंड हम इन्हें बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। इनका फंक्शन होता है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना एंड पनिशमेंट इम्पोज करना।
ये बहुत ही इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं जिनकी वर्किंग ट्रांसपेरेंट होती है और किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस के अंदर इन्हें क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इन्वायरमेंट के केसेस डील करता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस को डील करता है। सो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो ह्यूमन राइट्स के साथ डिस्कस करती हैं, वो इस यूनिट में डिस्कस्ड है। द फर्स्ट वन इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो बेस्ड है न्यू दिल्ली में। ये इस्टेब्लिश हुई थी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर, एंड इसका मेन पर्पस है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना एंड प्रोटेक्ट करना। इस एक्ट के अंडर ये भी बोला है कि हर स्टेट में भी एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश की जाएगी। सो ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके मेंबर्स होते हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, प्रेजेंट या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 2 मेंबर्स ऐसे लिए जाते हैं जिनकी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में। एंड एक सेक्रेटरी जनरल होता है जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कमीशन बोलते हैं। जो चेयरपर्सन और यहाँ के मेंबर्स अपॉइंट होते हैं वो रिकमेंडेशन पे अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट की, एंड प्रेसिडेंट को ओपिनियन लेना होता है इन सब से, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो प्रेसिडेंट प्लस ऑल दीज ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि किन पर्सन्स को चेयरपर्सन अपॉइंट करना है एंड किसको मेंबर अपॉइंट करना है। एंड अगर किसी भी सिटिंग मतलब करेंटली सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करना है एज अ मेंबर ऑफ दिस कमीशन, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना भी एक रिक्वायरमेंट है। इसका मैकेनिज्म क्या है? अगर कोई भी एग्रीव्ड पर्सन हो जिसका ह्यूमन राइट वायलेशन किया गया हो, देन वो पर्सन डायरेक्टली इस कमीशन को अप्रोच कर सकता है या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव इस कमीशन को अप्रोच कर सकता है एंड वहां पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में। अब कंप्लेंट ऑनलाइन भी आप फाइल कर सकते हैं या पेपर में भी आप फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होता है, एंड अगर आपको पेपर पिटिशन फाइल करनी है तो उसका फॉर्मेट भी इस वेबसाइट पे गिवन है। आप उस फॉर्मेट को फिल करके इधर पोस्ट कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। कोई भी फीस नहीं लगती यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करने के लिए, बट कंप्लेंट आपको तभी फाइल करनी है अगर आपका वो इंसिडेंट जहाँ पे आपका वायलेशन हुआ है वो विद इन 1 ईयर हुआ हो। 1 ईयर के बाद आप किसी भी वायलेशन के लिए कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते हैं एंड आप अपने कंप्लेंट का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सो नेशनल ह्यूमन कमीशन के पावर्स एंड फंक्शंस यहाँ मेंशन है। पहला पावर इनके पास है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का। अगर इन्हें लगता है कि कोई भी कहीं पे भी वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का, या फिर अगर ये कोई कंप्लेंट रिसीव करते हैं जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का, देन वो उस इंस्टेंस को इंक्वायर कर सकते हैं एंड उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के लिए इनके पास पावर्स जो है वो डायरेक्टली सिमिलर हैं जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं। इन द मैटर्स ऑफ सम्मन करना, विटनेस को बुलाना, एविडेंस रिसीव करना, जितनी भी पावर्स सिविल कोर्ट के पास होती हैं इनके पास भी वो डायरेक्टली सिमिलर पावर्स हैं। एंड अगर कोई भी केस है जहाँ पे एलिगेशंस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट लगी हैं, देन इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकते हैं कि उस केस को कैसे डील किया जाए। रेकमेंडेशन में इंक्लूड होता है या तो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन दी जाए विक्टिम को, या इनिशिएशन की जाए प्रोसीडिंग्स की कोर्ट में। कमीशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है किसी भी मैटर में डायरेक्शंस और ऑर्डर्स लेने के लिए। सेकेंड पावर है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन करना। अगर कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो रही है, देन दिस कमीशन कैन टेक द परमिशन एंड वो अपना से कोर्ट के आगे रख सकते हैं। देन इनके पास पावर है जेल्स को इंस्पेक्ट करना एंड इंश्योर करना कि वहाँ पे किसी भी तरह की वायलेशन नहीं हो रही है। देन इनके पास पावर है अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स टू द जनरल पब्लिक। एंड कमीशन इवैल्यूएट करती है वेरियस फैक्टर्स लाइक टेररिज्म, enjoyment of human rights and measures
रेकमेंड करती है गवर्नमेंट को। कमीशन रिसर्च भी प्रमोट कर सकती है इन द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। देन कमीशन सेमिनार कंडक्ट कर सकती है थ्रू द फॉर्म ऑफ मीडिया, पब्लिकेशन एंड अदर मीन्स जितने भी उनके पास अवेलेबल हैं, उससे भी अपने लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है, लोगों को एनकरेज कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन राइट्स का वायलेशन रोकने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, जो एस्टैब्लिश हुई थी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के अंडर। इसका बेसिक पर्पस है माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। माइनॉरिटीज़ यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं लाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज। काफ़ी स्टेट्स में स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशंस भी एस्टैब्लिश की गई हैं। पर्सन्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो डायरेक्टली इस कमीशन के पास अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 अदर मेंबर्स जो नॉमिनेटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। इस कमीशन के फंक्शंस देख लेते हैं। पहला फंक्शन है कि वो इवैल्यूएट करते हैं प्रोग्रेस को, कि माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट कितनी हो रही है, उनके लिए क्या सेफगार्ड चाहिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए, एंड क्या क्या लॉज इनैक्ट किए जा सकते हैं। देन रिकमेंडेशन करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी सेफगार्ड्स इनके लिए लाए जाएं माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन ये कंप्लेंट्स अगर कोई भी रिसीव करते हैं तो उसके रिगार्डिंग सर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर इनको कोई भी कंप्लेंट मिलती है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, ये स्टडीज़ इनिशिएट करते हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो माइनॉरिटीज़ का, उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए रिसर्च, एनालिसिस, ये सब प्रमोट करते हैं। देन सजेस्ट करते हैं अप्रोप्रिएट मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को, एंड पीरियोडिकल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको ओवरकम करने के सजेशंस देते हैं। सो इस कमीशन के पास भी जो पावर्स हैं वो बहुत सिमिलर है सिविल कोर्ट वाली पावर्स जो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को गिवन है। देन कंप्लेंट मैकेनिज्म, अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल करते हैं इस कमीशन में, देन ये कमीशन कुछ बेसिस पर 5 पॉइंट्स हैं जिन बेसिस पर कंप्लेंट एंटरटेन करने के लिए, दैट इज कंप्लेंट सुनने से मना कर सकते हैं। फर्स्टली, अगर कंप्लेंट किसी भी माइनॉरिटी स्टेटस या माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड नहीं है तो ये कमीशन रिफ्यूज़ कर सकती है उस कंप्लेंट को सुनने के लिए। सेकेंडली, कंप्लेंट किसी भी कोर्ट में पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई और कोर्ट या कमीशन डील कर रहा है उस कंप्लेंट को, देन ऑल्सो ये कमीशन उस कंप्लेंट को डील नहीं करेगी। थर्डली, कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट कर रहा है उसने कोई भी अदर रेमेडी अवेल नहीं करी होनी चाहिए, मतलब वो किसी भी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में अपनी प्रॉब्लम को लेके ना गया हो एंड डायरेक्टली वो इसी कमीशन के पास आया हो। देन फोर्थली, कंप्लेंट जो है वो इवेंट्स विद इन 1 ईयर होने चाहिए। अगर 1 ईयर निकल जाए देन उसके बाद आप कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते। एंड लास्टली, कंप्लेंट बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, एनोनिमस नहीं होनी चाहिए, मतलब जो लेके आ रहा है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकता, एंड फ्रिवलस नहीं होनी चाहिए। देन कमीशन डज नॉट एंटरटेन कंप्लेंट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली एड्रेस टू इट, मतलब आपको डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा कमीशन को अगर आप कमीशन से कोई रेमेडी चाहते हो। एंड ये कमीशन अपने सुओ मोटो, दैट इज खुद से भी, अगर वो कोई ने लगता है कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ के या किसी फाइंडिंग्स में कि कहीं पे वायलेशन हुआ है माइनॉरिटीज़ का, देन ये खुद से भी केस को इनिशिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस कंप्लेंट की ऑनलाइन भी फिल की जा सकती है एंड डायरेक्टली न्यू दिल्ली में जो सेक्रेटरी है इस कमीशन का जो ऑफिस है वहाँ पे भी लॉन्च की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये एस्टैब्लिश हुआ था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990 के अंडर। इसमें एक चेयरपर्सन होता है इस कमीशन में एंड 5 मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है उनके एबिलिटी, इंटेग्रिटी के बेसिस पर। देन एक मेंबर होता है जो बिलोंग करता है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब को। इस कमीशन के फंक्शंस ऐसे हैं, ये इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन कर सकती हैं मैटर्स को,
एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकती हैं गवर्नमेंट को, रिकमेंडेशन दे सकती हैं, रिव्यू कर सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के पास केसेस लेके जा सकती हैं वायलेशन के, एंड सुओ मोटो भी कंप्लेंट्स को देख सकती हैं। सो ये सारे पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप इन सबको रीड कर सकते हैं। फर्दर ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है कि इस कमेटी के पास, इस कमीशन के पास क्या क्या पावर्स हैं, एंड इनकी जो पावर्स हैं वो सिमिलर होती हैं सिविल कोर्ट की, जो हमने पहले भी पढ़ी है। इन सारी कमीशंस के पास एग्जैक्टली सिविल कोर्ट वाली पावर्स होती हैं इन द मैटर्स ऑफ समन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड। आप इन सब पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड उनको उन केसेस को रिपोर्ट करने के लिए डायरेक्टली प्रेसिडेंट को। हमारे पास दो कमीशंस हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जो इस आर्टिकल 338 के पर्पस को फुलफिल करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी एंड ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी, सो दैट किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो एंड इन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि स्टेट ने काफ़ी सेक्टर्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड की है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, एंड कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो डील करते हैं इनके ह्यूमन राइट वायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1989। देन जो इस दोनों कमीशंस के पावर्स हैं वो यहाँ पे गिवन है। दोनों कमीशंस के बहुत ही सिमिलर पावर्स हैं, दैट इज वो इवैल्यूएट करेंगे अपने वर्क को, इवैल्यूएट करेंगे कि सेफगार्ड्स के स्टैंडर्ड मेंटेन है, कोई भी कंप्लेंट आई तो उसको इंक्वायर करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, यूनियन की जो पॉलिसीज़ होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उनको इवैल्यूएट करेंगे, प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे पीरियोडिकली जहाँ पे रिकमेंडेशन देंगे कि इनके SC एंड ST के इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इनके राइट्स को कैसे वायलेट होने से रोका जा सकता है, एंड इनकी भी पावर्स एग्जैक्टली सिविल कोड की पावर्स से सिमिलर हैं जो यहाँ पे गिवन है। कंप्लेंट मैकेनिज्म भी काइंड ऑफ सिमिलर है, जो बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्संस कंप्लेंट फाइल कर सकता है इस कमीशन को जाके डायरेक्टली, एंड ये ऑनलाइन भी फॉर्म कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। इसी के साथ हमारा यूनिट 4 फिनिश होता है। Do like the video, subscribe to our channel, click the bell icon for the notifications.